खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। मैं हूं शहजाद रजा। आज एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद की है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया है और केस जो है वो बड़ा दिलचस्प है। केस है तोशा खाने का। तोशा खाना एक ऐसी जगह है कि जब पाकिस्तान के डिग्निटरीज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर या बड़े ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान से बाहर तशरीफ लेके जाते हैं, या कोई फॉरेन डिग्निटरी पाकिस्तान आता है और इनको जो तोहफे तहाइफ मिलते हैं वो तोशा खाने में, यानी कि एक जगह बनाई हुई है, स्टोर रूम कह लें आप, वहाँ पे जमा कराने ज़रूरी हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत होता है। लेकिन इसके साथ एक कानून है जो रूलिंग एलीट ने अपने फ़ायदे के लिए माजी में बनाया, और वो कानून ये है कि जो भी आपको तोहफा मिला वो शख्स उस तोहफे की कीमत का 10% अदा करके सरकारी खजाने में जमा करा के वो तोहफा वापस ले सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको गाड़ी मिली जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी, तो आप उस 5 करोड़ का 10% जमा करा के वो गाड़ी बड़े आराम से अपने घर लेके जा सकते हैं। इस पर एक और फ्रॉड भी होता रहा माजी में, वो ये कि अगर किसी तोहफे की कीमत मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए की थी तो उसको दिखाया गया 1 लाख रुपए का या इससे भी कम। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, एक तफसील बड़ी लंबी फहरिस्त है जो इस प्रोग्राम में बताना मुमकिन नहीं है। तो आज जो एहतसाब अदालत ने जो फर्द जुर्म आयद की है वो इसी बुनियाद पर है कि आपने अपने असर व रसूख का गलत इस्तेमाल किया, आपने उस कानून को गलत इस्तेमाल किया। इसमें अंडर इन्वॉइसिंग भी आती है, अंडर प्राइसिंग भी आती है, और इसके साथ साथ ये कि आपने जब इतने कीमती तोहफे तहाइफ लिए और क्या जवाब था कि आप इस तरीके से उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेके आएँ। और ये खाली ये नाम, क्योंकि इस वक्त केस इन पॉइंट जो है वो आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ का, इससे पहले भी माजी में ये वाक़यात होते रहे हैं। अगरचे ये लॉ जो है कानून के तहत ये आप लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस लॉ की एफिकेसी और पब्लिक के लिए इसकी जो आप कह सकते हैं कि बेनिफिट जो है वो एक सवालिया निशान है कि ऐसा कानून ही क्यों है। क्योंकि पाकिस्तान भी जब भी कोई बाहर से मेहमान आता है उसको तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, वो तोहफे तहाइफ पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से खरीद के दिए जाते हैं, जबकि तोशा खाने से ये रूलिंग एलीट जो है माजी में इतने महंगे महंगे तोहफे बिल्कुल कौड़ियों के दाम लेके जाती रही है। इससे ज़्यादा कहना इस पर कुछ मुनासिब नहीं होगा। मेरे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। नसीम सिद्दीकी साहब ब्यूरो चीफ हैं अब तक टेलीविज़न न्यूज़ के। नसीम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। मोहम्मद याकूब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान, बल्कि चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। आप दोनों हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आता हूँ, और ये जो केस है, सबसे पहले बात करते हैं, केस पे बात नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं कि ये तोशा खाने का जो एक कानून है कि आपको तोहफा मिला, आप एक सर्टेन अमाउंट, बड़ी कलील सी रकम जमा करा के आप वो तोहफा अपने घर ले गए। आपके ख्याल में क्या ये कानून मुनासिब है, और अगर मुनासिब नहीं है तो अब तक इसे खत्म क्यों नहीं किया गया? देखिए मेरे ख्याल में तो जो तहाइफ मिलते हैं किसी मनसब की बिना पे, उन्हें स्टेट की मिल्कियत ही होना चाहिए और स्टेट की कस्टडी में ही रहने चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये देखें, ये तो हुआ कानून की बात। कानून मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये सही है कि ये स्टेट के किसी मनसब पे फायज होने की बिना पर अगर किसी को तहाइफ मिलते हैं तो वो स्टेट की मिल्कियत ही समझे जाने चाहिए, स्टेट की मिल्कियत ही रहनी चाहिए। लेकिन असल जो बात है वो ये है, आज का ये जो फैसला है वो देखें, फैसला करने वाली जो कोर्ट है और वो इदारा जो है। अच्छा चीमा साहब, केस के ऊपर आते हैं। पहले मैं सिर्फ इन जनरल ये डिस्कशन चाह रहा हूं कि ये एक रकम जमा करा के, आप इसके हक में है कि ऐसे ये कानून बिल्कुल मुनासिब है और ऐसा होना चाहिए, अगर कोई स्टेट फंक्शनरी है तो वो एंटाइटल्ड है कि वो ये काम कर सकता है। याकूब शेख साहब, आपका टेक लेना चाहूंगा कि माजी में ये कानून बना, लेकिन इसका बेनिफिट कौन उठाता है? 22 करोड़ आवाम तो नहीं उठाते, ये वही उठाएंगे जो रूलिंग एलीट में शामिल हैं, मिनिस्टर्स हैं या बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं। अवाम के लिए इस कानून का क्या फायदा? शेख साहब। शहजाद साहब, देखिए, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर हैं, या जो भी जो गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं और स्टेट का हिस्सा होते हैं। और इसी लिहाज से जो इस किस्म के गिफ्ट्स या प्राइजेस कोई दिए जाते हैं तो वो भी स्टेट का ही चीज़ होती है, स्टेट की ही मलकियत होती है। अब ये कि हमारे यहाँ एक रिवाज बना दिया गया और उस रिवाज को भी फिर बाद में इस तरीके से तोड़ा गया कि मतलब एक अजीब तमस्खर उड़ाया गया, आप नहीं बनाए हुए उस कानून का,
कि उसके ऊपर आप तो 10% फरमा रहे थे, ये 15% की कोई एक रकम जो है जमा होती थी, लेकिन वो रकम भी एक ऐसी प्राइस के ऊपर जमा होती थी जो अनबिलीवेबल किस्म की एक अमाउंट होती थी। इन 10 करोड़ की रुपए की चीज को 1 करोड़ रुपए में शो कर दिया, फिर नहीं उसके शेख ऊपर साहब, बात 15% बात पे एक कर गुजारिश सुन लें। शेख साहब, गुजारिश ये है कि ये बड़ा गलत काम है कि अंडर प्राइसिंग करके आपने एक बहुत थोड़ी रकम जमा करा के वो तोहफा हासिल कर लिया। लेकिन अगर ये कानूनी ना हो कि आपने खजाने में जमा कराया, वो रियासत की मलकियत है, कौमी खजाने में आ गया, अवाम पे खर्च होगा, या जो गैर मुल्की डिग्नेटरीज बाहर से आएंगे उनको तोहफे तहफ देने में वो काम आएगा, तो ये कानून ही क्यों है? इससे फायदा क्या है 22 करोड़ अवाम का? ये मुझे बता दीजिए। कोई फायदा नहीं है जी। हम तो इस वजह से देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने अगर आके इनिशिएटिव लिया है और इसको रेज किया है, तो इसकी वजह ये कि देखिए मतलब हम भी तो गवर्नमेंट में हैं, अगर हम चाहते तो हम भी इससे फायदा उठा सकते थे, खान साहब भी इससे फायदा उठा सकते थे, हमारे प्रेसिडेंट फायदा उठा सकते थे, लेकिन हमने ये इस चीज का इदराक किया कि ये मलकियत अवाम की है और अवाम को ही इसका फायदा होना चाहिए। और जो गिफ्ट्स आते हैं वो किसी तो की आप ये कानून खत्म ही क्यों नहीं कर देते? अब इसी की तरफ हम जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में ये ये जो स्टेप्स हैं ये आपके सामने हैं, ठीक, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं, और जो लीडरान जिन्होंने इसको मिसयूज किया, यानी आप उनको भी हुकूमत इरादा रखती है कि इस कानूनी को खत्म कर दिया जाए, कोई बेनिफिट ले ही ना सके। खत्म होना चाहिए, आपको खत्म होना चाहिए, इसलिए कि ये बिल्कुल गलत है जी। आवाम को ठीक, इससे कोई फायदा नहीं है ना। अब ये किसी की जाती मिल्कियत तो नहीं है, वो पाकिस्तान पॉइंट का टेकन। सदर चलें, समझ मैं वापस आता हूं। शेख साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, ये जरा फरमाइएगा कि जो आप लंदन से अभी आए हैं, लंदन अमेरिका, वहां पर जो जहां तक मेरी इत्तलात हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि एक खास अमाउंट तक आप तोहफा ले सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई आपको करोड़ों अरबों रुपए का तोहफा देगा तो आप वसूल करेंगे। एक बड़ी लिमिटेड सी अमाउंट है कि जिसपे वहां के डिग्नेटरीज अलाउड हैं कि आप ये गिफ्ट ले सकते हैं। क्या ऐसी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल उन मुल्कों में इस किस्म के कानून मौजूद हैं कि वो एक लिमिट से ज़्यादा के गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आप पर्सनली भी कभी किसी को, प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं, और हम भी गए, मैं गया हूँ, डेविड कैमरॉन ने बुलाया ईद के ऊपर या मुख्तलिफ मौके पे, अगर हम उनको गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट रिसीव नहीं करते। जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि कोई लॉ होना चाहिए, देखिए शहजाद, अगर मैं और आप बाहर जाते हैं और वहाँ से हम कोई चीज़ लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लंदन गया, वहाँ से मैंने मर्सिडीज़ बुक करवा दी, यहाँ पे आके मैं कस्टम्स को बोलता हूँ कि मैंने ये वहाँ से 50,000 पाउंड में ख़रीदी है, तो वो कहेंगे नहीं, हमारे पास इसकी जो कीमत है वो 75,000 पाउंड है, और 75,000 पाउंड पे हम इसकी कीमत जो ड्यूटी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो तोहफे तवाइफ मिलते हैं हम देते भी हैं। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की जितने भी डिग्नेटरीज़ को जो भी तोहफा मिले उसको तोशा खाना में जमा कराएं, और उसकी ओपन ऑक्शन होनी चाहिए, वो मैं ख़रीद सकूं, आप ख़रीद सकें, तो उसकी सही प्राइस मिलेगी, फिर अंडर इनवाइसिंग नहीं होगी। और कस्टम वाले उसकी जो अंडर इनवाइसिंग कौन करता है? अंडर इनवाइसिंग ये सब आपको पता है, डिपार्टमेंट्स आपस में मिली भगत होती है। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच माई बैक, यही वाला तो फार्मूला है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को दे दी, उनके दौर में उनको मिल गई। तो ये बिल्कुल गलत कानून है, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, और जो भी तोहफे तवाइफ मिलते हैं वो पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे जमा होने चाहिए और ओपन ऑक्शन के ज़रिए होने चाहिए, ताकि उस गिफ्ट की सही कीमत का तयन हो सके और सही मुनासिब पैसे जो है वो ख़जाने में जमा हो। और उस ख़जाने के पैसे से जब आप दूसरे सरबराह मुमलकत के लिए कोई तोहफे खरीदते हैं तो आप उन पैसों में से खरीद लें। वेरी राइट। चीमा साहब, आपकी जाने बात हूं, और क्योंकि आप अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, गिलानी साहब हों, उससे पहले शौकत अजीज साहब, मुशर्रफ साहब, या बाकी आप जितने भी नाम लेते जाएं, इन लोगों के पास क्या चीज़ों की, गाड़ियों की, तोहफे तहाइफ की, जेवरात की, पैसे की कमी है? अगर है तो फिर बात भी समझ आती है कि आपको अगर ये तोहफे मिल रहे हैं तो एक तो कानून है, लेकिन उसके साथ साथ एक थोड़ी सी अखलाकियात भी हैं कि आप वैसे ही एक गरीब मुल्क हैं, तो आप बजाय इसके कि अपने पास उसको लेके जाने के, आप उसको अवाम की फलाह बहबूद पे भी खर्च कर सकते थे। ये सोच क्यों नहीं आई लोगों में? देखिए, बात यह है कि ये जो है ना, ये मामला कि आपको अगर एक कानून है और कानून में अगर किसी के लिए गुंजाइश है और उस गुंजाइश से कोई फायदा उठाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो उसने गैर कानूनी काम नहीं किया। अब ये है कि हाई मॉरल स्टैंडर्ड के लिए हुक्मरानों को किस तरह के मेयार कायम करने चाहिए, उनके लिए, उनको लोगों के लिए किस तरह रोल मॉडल बनना चाहिए, वो एक अलग सवाल है। वो तो ये देखें, कायद आज़म के बाद हमें उस तरह के हुक्मरान नहीं मिले जो वाकई है कि जिनको हर लिहाज से रोल मॉडल कहा जा सके। वो तो यह है कि उसके इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बात यह है कि ये तो एक अक्रॉस दी बोर्ड ये सब ने ये है कि इस पे कानून से फायदा उठाया है
लेकिन ये है कि ये इसको आप गैर कानूनी नहीं कह सकते। अगर ये कानून में गुंजाइश है, नहीं, मैं चीमा साहब, मैं गैर कानूनी तो कह ही नहीं रहा, बिल्कुल गैर कानूनी ये बात नहीं है, लेकिन गैर कानूनी वो काम है कि अगर जैसे सिद्दीकी साहब भी बात कर रहे थे, किसी चीज की कीमत अंदाजे से या जो उसकी असल कीमत है उससे कम लगाई जाए, तो केस भी यही है ना कि आपने कीमत कम लगवाई, उस पर भी बहुत आपने 10% दिया। पहले भी कह रहा हूँ जी, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि ये जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये कानून होना नहीं चाहिए। किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जो है वो घर ले जाए, वो जो है उसका 10% देकर। ये है कि ये गलत है कानून। ये जो है मैं समझता हूँ कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्टेट की मिल्कियत होनी चाहिए। अगर बाहर से किसी ये देखें, किसी मनसब की बिना पर, किसी हुकूमती ओहदे की बिना पर, या अगर किसी को तोहफा मिलता है तो वो स्टेट की मिल्कियत ही समझा जाना चाहिए। मतलब ये हम आपकी बात का मतलब ये है कि वो तोहफा जो है वो उस ओहदे को मिला है, उस शख्स को नहीं मिला कि अगर जरदारी साहब सदर थे तो सदर पाकिस्तान को मिला, तो यानी कि वो सदर प्रेसिडेंट हाउस ही में रहना चाहिए था। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इस्लाम का तस्वर भी यही है कि अगर किसी को किसी ये मनसब की बिना पर कोई तोहफा मिलता है तो वो जो स्टेट की मिल्कियत समझा जाएगा। ठीक, और वो जो लोग लेके जा चुके हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके बारे में ये कहूंगा कि देखें, वो उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर कानून में इसकी गुंजाइश है, ये कानून खत्म होना चाहिए। असल बात ये है। अच्छा, लेकिन उनको ये है कि आप हर कीमत पे उनको मुजरिम, लेकिन ये चीमा साहब, ये डिटरमिन होना अभी बाकी है कि आया उन्होंने असल कीमत लगवाई जी, और उस असल कीमत के मुताबिक आपने पैसे जमा कराए। असल चीज ये है और केस भी यही है। असल बात यह है कि जब तक ये कानून मौजूद है, अगर किसी को कानून में ये उसकी इजाजत है तो आप उसका काम कानून में अंडर इन्वेस्टिंग की इजाजत तो नहीं है ना, नहीं कह सकते। ठीक ठीक, शेख साहब आपकी जानिब बात हूँ, ये जो बात कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक तो ये हो सकता है, बिल्कुल यकीनन हो सकता है। इस चीज को डिटरमिन करना, ये भी क्या कानून में लिखा है कि अगर फर्ज करें ये मोबाइल फोन एक तोहफे में मिला है तो इसकी असल मालियत जो है उसका तखमीना या उसका अंदाज़ा वो कौन लगाएगा? क्या सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगाएंगे? अब आप थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि कोई एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो और किसी वजीर आजम को या सदर को माजी में क्या उसकी इतनी ज़रूरत हो सकती है कि वो उनकी चीज़ों का असल तखमीना लगाए, उनकी बात को रद्द करे? तो माजी में तो यही होता है। देखिए शहजाद साहब, ये एक हिर्स की इंतहा है जो हमारे लीडरान गुजरे हैं पीछे। खुद चीमा साहब जो फरमा रहे हैं ना, बिल्कुल उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये कानून है और ये कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि जो हमारे लीडरान हैं, क्या कमी उनके पास थी और किस मतलब ये आप देखें कि कहाँ कहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को नोचने की कोशिश की है, किस तरीके से लूटने की कोशिश की है खजाने को। जहां से भी हाथ लगा उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम कर क्या रहे हैं। ये एक बड़ापन होता उनका कि सरेंडर कर देते गवर्नमेंट को, स्टेट को सरेंडर कर देते, और यही गाड़ियां कल को आपके स्टेट्स के लिए यूज होती, आपके स्टेट के जो गेस्ट आते उनके लिए यूज होती, और गवर्नमेंट को एक फायदा होता। आपकी अपनी भी डिग्निटी इसी में थी। लेकिन यहाँ जो हासिल हो सका पीछे नहीं देखा गया। ये तकरीम की बात थी, ये बड़ेपन की बात थी, और वो बड़ापन सारी टू से नहीं नजर आया जो लीडरशिप गुजरी है। उन्होंने अपना पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में, हर मौके पे हाथ साफ करने की कोशिश की है। ये पहली दफा, जैसे आप चीमा साहब फरमा रहे थे कि आज़म के बाद कोई ऐसा लीडर आया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे इफ्तिखार है कि आप ऐसे लीडर आए हैं जो पाकिस्तान, अच्छा चलें, ये जो एक साथ, बिल्कुल ठीक। शेख साहब सवाल सुने, एक सवाल सुने कि इस चीज को डिटरमिन करना कि ये वाकई, मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदी अरब जाते हैं या दुबई जाते हैं तो वाकई सऊदी अरब या यूएई की हुकूमत ही ने वो तोहफा आपको दिया है? वो तो कोई भी शख्स आपको वहां से तोहफा दे सकता है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं, कोई गवर्नर आपको दे सकता है, किसी शहर का मेयर आपको तोहफा दे सकता है, तो वो तो कंसिडर वही होगा ना। लेकिन इस चीज को डिटरमिन करना कि आया वाकई ये तोहफा है या आपने अपने तौर पर कोई चक्कर चला के ये चीज मंगवा ली है, ये अलग सवाल है, ये अलग पैसे, और ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें तो आप ये इसकी शाखें बड़ी निकल सकती हैं, और बात वहीं पे आ जाती है कि इनकी नीयत के ऊपर ये शक हो सकता है कि आखिर क्यों ऐसा किया। अगर ये ठीक भी था, आपको गिफ्ट मिला भी था, तो एटलीस्ट उसकी जो वैल्यू थी वो आप बाकायदा असेसमेंट के हिसाब से जो आपका जो कस्टम्स और जो इदारे उसको असेस करते हैं। देखें, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, ठीक है, आप ये तमाम की तमाम लिस्ट जो है कि जिन लोगों ने तोहफे माजी में लिए, और अब आपने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है कोई तोहफा तोशा खाने से नहीं लिया गया, इसको पब्लिक कर दें, बता दें कि कौन कितने पैसे के तोहफे लेके गया है।
और किसने अंडर प्राइसिंग की है, उस चीज़ को भी डिटरमिन कर लें। आज तो चीज़ों की मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, और ये इस तरफ हम जा रहे हैं। ये आप देखें ना, जो मेन केसेस है वो आपके सामने आ गए हुए हैं, और मेरे ख्याल में हर लेवल के ऊपर ये काम शुरू है। बाकायदा मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट किसी को भी इस मामले में स्पेयर करने को तैयार नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो स्टेट के कोई भी ऑफिशियल्स हैं। चलें, ठीक हो गया, मैं वापस आता हूँ। सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि जरदारी साहब ने उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, लेक्सस थी या BMW मर्सिडीज थी, जो उन्होंने ले ली। एक उनको उस लेवल की जो गाड़ियाँ मिलती हैं, जो उनको मिली, क्या अंदाजन कीमत होगी उसकी, नॉर्मल गाड़ी की? आप ये देखें कि ये जो नॉर्मल गाड़ियां आती हैं ना, BMW या मर्सिडीज, ये टैक्स दे के पाकिस्तान में इनकी तकरीबन 5 करोड़ के करीब कीमत बनती है। और अगर आप बुलेट प्रूफ शामिल कर लें, और बुलेट प्रूफ अगर शामिल कर लें तो डबल से भी ज्यादा हो जाती है। कम से कम ये 12, 13, 15 करोड़ तक इनकी कीमत पहुंच जाती है। दूसरी बात आप जो कर रहे थे उसमें आप एक चीज देखें कि हमारा जो कस्टम कलेक्ट्रेट है, उनके पास सब चीज़ों की प्राइसिंग होती है। उन्हें पता है कि रोलेक्स वॉच का ये मॉडल कितने का दुनिया में मिल रहा है, या विसाची का बैग कितने का मिल रहा है। तो जो भी गिफ्ट मिलता है, और आपने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी शॉपिंग कर ली वहां से और उसको यहाँ पे आके आपने डिक्लेयर कर दिया। मुझे एक चीज बताएं, जो एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या ये भी मुमकिन है कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं और वहां पर किसी से आपकी अच्छी अलैक है और आप उस शख्स से कहते हैं कि ये गाड़ी मुझे आप तोहफे में दे दें, मैं आपके इसके बदले इतने पैसे आपको दे देता हूं, डिक्लेयर होगी वो तोहफे में, लेकिन आपने एक अंडरस्टैंडिंग के तहत मंगवा ली गाड़ी यहाँ पे। अगर आपके उस असूल के तहत मंगवाई जाएगी तो 12-15 करोड़ रुपए की वो गाड़ी पड़ेगी। और अब अगर ये गाड़ी 50 लाख रुपए में आपके हाथ में है, मर्सिडीज बुलेट प्रूफ, तो फिर इसका क्या किया जाए? क्या ये भी मुमकिन ऐसा हो सकता है? आप देख लें, बिल्कुल क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता। जब आप लालच का आंसर देखते हैं, हिरस देखते हैं हमारे हुक्मरानों के अंदर, जबकि आपको एक पता है कि एक वाकया हुआ कि एक वज़ीर आज़म की जो वाइफ है उनको एक हार दिया गया था और वो घर ले गई थी, वो हार बाद में वो बरामद भी करना पड़ा। तो जब हिरस और लालच की ये इंतहा है हुक्मरानों के अंदर, तो फिर कोई चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी महंगी चीज़, जब आप एक सरबराह मुमलिकत के तौर पर किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी आपकी बड़ी कदर करती है, आपके जानने वाले भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, सब लोग होते हैं। अगर आप किसी से भी कह देंगे कि फलां चीज़ मुझे गिफ्ट कर दो, तो वो कर देगा गिफ्ट, और उस गिफ्ट को लाके वो सस्ते दामों। तो ये कानून ख़त्म होना चाहिए। जो भी चीज़ गिफ्ट के तौर पे पाकिस्तान में आएगी उसको तोशाखाना में जमा करा के उसकी ओपन ऑक्शन होनी चाहिए, और ओपन ऑक्शन के बाद कोई भी ले सकता है, और वो जो पैसा मिले उसको कौमी खजाने में जमा करा दें। ठीक है चीमा साहब, ये अपोजिशन ने जो अभी तक इसके बारे में बयान दिए हैं, क्योंकि केस ये सब्जुडिस है, ज़्यादा इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल ये ओपन एंड शट किस्म का मामला है, इसमें कानून नहीं तोड़ा गया, जो कानून ने अलाउ किया था उसके तहत जो है वो चीज़ लेके चले गए। तो फिर ये एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है हुकूमत पे कि ये किरदार कुशी की जा रही है तोशा खाना रेफरेंस बना के। चीमा साहब, मुझे मेरी गुजारिश ये है कि मुझे अब अनइंटरप्टेड 1-2 मिनट। चीमा साहब आवाज आ रही है आपको? बयान करूं जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप जवाब दीजिएगा। जी मेरी गुजारिश ये है कि ये देखें, ये अदालत जो है ये नैब की अदालत है, और नैब के बारे में, इस इदारे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से पूरी कौम आगाह है। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि ये इदारा वो है जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नैब का इदारा वो है जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नैब का इदारा वो है जिसने अपना इमेज, अपनी पार्शियलिटी को बुरी तरह मजरूह किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने की ये ऑब्जर्वेशन है। और फिर ये है कि जो अदालतों ने, नैब की अदालतों में और नैब के जजों ने, वीडियो जजेस के जो कॉन्डक्ट है उसके बारे में आपको खुद पता है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अल्फाज हैं, कि इस तरह की शर्मनाक किरदार, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हमारे भी सर शर्म से झुक गए जब ये कि इदारा इस तरह का है, और ये कि अदालतों से हमें कोई इंसाफ की तवक्को है। ये तो ये इनका और PTI का ये अनहोली अलायंस है जिसकी जात में जो है। अच्छा, फिर तो काम बड़ा आसान हो गया। एक तो ये कि अदालत के एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं वो आप शायद उस तरीके से कोर्ट नहीं कर पाए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की। लेकिन मेरा एक गुजारिश सुन लीजिए, तो फिर तो काम बड़ा आसान हो गया। अगर आप ये समझते हैं कि सुपीरियर जुडिशरी नैब के बारे में ये तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तो अगर नैब अदालत सजा भी देती है तो आगे आपके लिए काम आसान है। अदालत को बिल्कुल हम तो ये है कि हमें तो ये देखें, उसके बाद हम ये कि बिल्कुल हमें अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से इंसाफ की तवक्को है, और हमें पहले भी इंसाफ मिला है, क्यों हमें रिलीफ मिला है, क्योंकि हमारे दामन साफ है, हमारे हाथ साफ है।
इंशाल्लाह वहाँ ये कि लेकिन जो नवाज साबिक वजीर आजम को जो इश्तिहारी करार दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उनकी ये इस्तदा मुस्तरद की है कि उनको जो है वो हाजिरी से मुस्तस्ना किया जाए। तो जब आपको एतमाद है और अदालत आपको इस्तस्ना नहीं दे रही, तो फिर तो जरूरी है कि अगर आप आ सकते हैं तो वापस आ जाए। पे हमें अदालत आलिया, अदालत उज़्मा पे एतमाद है। हमें यह है कि हम ये इंशाल्लाह ये है कि ये जो भी हमारा कोई मसला होगा हम अदालतों से रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अदालतों से रुजू करेंगे। शेख साहब, अब मामला ये है कि ये तो हो गया, आपने कहा कि हुकूमत जो है इस पर कानून साजी करेगी और ये कानून ही ख़त्म कर दिया जाएगा कैसा, और चीमा साहब भी यही बात कर रहे हैं, तो एक कंसेंसस तो पाया जाता है। ये जो एहतसाब का अमल है और कोई भी केस हो उसको ये कहा जाता है कि जी ये विक्टिमाइजेशन है या ये कि कोई गठ जोड़ है, तो ये इंप्रेशन अभी तक क्यों नहीं ख़त्म हो पाया? 2 साल गुजर गए हैं जो भी मामला चल रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मैं तो हैरान होता हूँ जब चिकिया साहब ने फरमाया, देखें जो कोर्ट्स ने जो केसेस हैंडल किए हैं, अब तक जो डिसीजन हो चुके हैं, जिनके वर्डिक्ट आ चुकी है, पनामा केस आपके सामने है, तो उसमें वो कन्विक्ट किया गया है नवाज शरीफ साहब को। फिर उसके बाद जो दूसरे केसेस में वो इस वक्त वो हैं जो उनके रेफरेंसेस चल रहे हैं, तो एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी हमें नैब के ऊपर एतमाद नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमें कोर्ट से जो है हमें वो हमें फैसला जो हमें इंसाफ मिलेगा। तो इंसाफ तो ये भी था कि पनामा केस हो गया, आप आज तक उसको मानने को तैयार नहीं है। बात ये कि देखिए, जहाँ तक नैब की बात है, नैब के ऊपर एतराज कुछ मामलात के ऊपर ठीक है, मैं भी मान है, गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर तशवीश है। मसलन ऐसे मामलात है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे नैब के वो मामला जिसमें वो ट्रेड में, बिजनेस में, इकोनॉमी में आके जब वो हाथ डालती है, तो वहां पे आपकी वो ऐसे आउटरीच कर रही होती है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी इकोनॉमी के ऊपर हाथ डालना आप प्रॉब्लम कर रही होती है। लेकिन देखिए, आज ही की मैं बात कर रहा हूँ, आज रेफरेंस हमारे बिल एंट्री के हिसाब से नैब अगर कर रही है, तो आप क्या कहेंगे कि यार ये हमने उनसे कहा कि आप ये रेफरेंस हमारे खिलाफ लेके आए। ऐसा नहीं है, आप ही का बनाया हुआ नैब है, आप ही का बनाया हुआ ये एहतसाब है, आप ही के लगाए लोग हैं, और आज जो फैसले कर रहे हैं आप कहते हैं ये फैसला तो ये ठीक है, ये तो मुझे कबूल है। अच्छा, एक बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इस पे कमेंट ले लेता हूँ चीमा साहब का। एक सवाल का जवाब देना फिर आगे बढ़ता हूँ, वो ये कि अपोजिशन कहती है कि जी खाली इस पे आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ ही शामिल नहीं है, पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं ये तोशा खाना से चीजें लेके जाते रहे, अंडर प्राइसिंग करते रहे, तो उनको भी तो देखें, उनसे भी बास पुरस करें। तो क्या वो भी इरादा रखते हैं या नहीं शेख साहब? सॉरी मैं आप मतलब ये इन 3 हजरात के अलावा जो माजी के हुक्मरान जो लेके जाते रहे तोशाखाना से चीजें, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का इरादा रखते हैं आप या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें चाहिए तो समथिंग एल्स ना जी। देखें, बात सुने, आप तो हुकूमत में ना, आप चाहिए नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं करते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, सीधा सा जवाब है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये किस स्टेज के ऊपर है। अब ये देखिए, आपसे शुरू करते हैं आप, फिर इसको आप ट्रिकल डाउन होता है, और हमारी नीयत पे, हमारे इरादे में, हमारे अज़्म में, खान साहब की इस अर्ज में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम किसी को माफ नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, आवाम के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया, तो हम उसको माफ नहीं करते। ये आप उसे माफ नहीं करेंगे, तो उम्मीद है कि जो लोग लेके पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा चुके हैं, ये तोहफे ताहिफ उनके बारे में भी होगा और उनको भी वापस लाने की आप कोई तदबीर करेंगे। चलें, वेरी क्विकली नसीम सिद्दीकी साहब की ये बात जो कर रहे हैं कि जी नैब और गठजोड़ और नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, लेकिन एक बात जो आज जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, उन्होंने जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है केपी की हुकूमत का, उसमें उन्होंने उसको प्रोब करने का फैसला किया है। तो ये बात शेख साहब की बनती है दुरुस्त, और उसमें वजन है कि हुक्मरान जमात के खिलाफ भी कार्रवाई तो नैब कर रहा है। नैब से बिल्कुल देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटन ऑर्डर्स इस किस्म के नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी और चंद एक केसेस में ऐसा हो भी सकता है। लेकिन बिल्कुल ये कि नैब का जो कानून है इनके दौर में था, इनकी बहुत गठजोड़ थी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की, इन्होंने क्यों नहीं कवानीन उस वक्त चेंज किए, नैब के चेयरमैन भी इनकी कंसेंट के साथ आए थे, जितने बाकी डीजीज हैं वो भी। तो अगर उसमें कोई सुकम है तो पीपल्स पार्टी में अपना जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कोई बिल लेके आए। और फिर दूसरी बात यह कि अगर जो अपना फेक अकाउंट्स केसेस हैं जरदारी साहब के, वो कोई पीटीआई गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाए,
वो तो नून लीग की गवर्नमेंट ने बनाए थे, और जो नून लीग के खिलाफ काफ़ी केसेस हैं वो पीपल्स पार्टी दौर में हुए थे। तो मौजूदा हुकूमत का या मौजूदा नैब के ऊपर तो आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो इनके अपने अपने दौर के अंदर हुए थे। और अगर ये कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई बेहतर रूल्स लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसको असेंबली में पेश करें और उसको पास करवाएं। बिल्कुल, ये तो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। चीमा साहब, ये एक अहम बात है कि ख़ास तौर पे स्पेसिफिक केस जो ये फेक अकाउंट का है, और ये बहुत से ऐसे अननोन लोगों के अकाउंट में से जिनको खुद भी मालूम नहीं है करोड़ों अरबों रुपए बरामद हुए और उस पर केस हुआ। ये वाकई आप उस दौर में जब आपकी हुकूमत थी तो चौधरी निसार साहब ने ये केस सबसे पहले डिस्कस किया था, आपकी जमात के अंदर भी, काबीना में भी, और फिर ये केस बना। तो केस तो आपकी हुकूमत में बना, उसके बाद नैब ने इसको अगर फॉलो किया तो उसमें फिर ये इंतकामी कार्रवाई और ये आपस का गठजोड़, ये कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, मुझे ये फरमाएं, पहले मैं सिर्फ ये आपने खुद भी सवाल किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी गुजारिश ये है कि ये फरमाएं कि ये जो तोशा खाने वाला है उसको मैं सिर्फ एक फिक्रे में कि अगर ये है कि अगर ये कानून की में जो दी गई गुजारिश के मुताबिक अगर ये है कि इन चंद लोगों ने जिनके ऊपर केस बनाया गया है उनके ये कि उन्होंने ये बकौल इनके जुर्म किया है जो कानून में जिसकी इजाजत थी, तो इससे पहले जो हुक्मरान थे उनके ऊपर क्यों ये अप्लाई नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, मैंने तो चीमा साहब, मैंने तो आपको जी चीमा साहब, मैंने आपके कमेंट से पहले ही शेख साहब से सवाल कर लिया था कि जो माजी में लोग तोहफे ताइफ लेके बाहर चले गए उनके बारे में भी करें, और वो कह रहे हैं कि होना चाहिए और करेंगे भी। अगर आपको कुछ शेर अदब से कोई दिलचस्पी है तो एक शेर सुन लें, और ये बड़ा खूबसूरत और रेलेवेंट शेर है कि हर जुर्म मेरी याद से मंसूब है मोहसिन, हर जुर्म मेरी याद से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे? दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं, चलें, तोशा खाना का हमने तो डिस्कस किया ना, लेकिन अब सवाल जो नैब के किरदार के ऊपर आपने एक सवाल उठाया था उसका जवाब जो नसीम सिद्दीकी साहब ने भी दिया कि अगर फेक अकाउंट केस को नैब परसू कर रहा है तो आपके दौरे हुकूमत में उस वक्त के आपके वजीर दाखिला ने ये केसेस जो है निकाले थे, बताए थे, तो या वो गलत है या नैब गलत है, दोनों में से कोई एक तो गलत है। नहीं, हमने जो नैब कवानीन जो है बदलने चाहिए थे, हमें भी पीपुल्स पार्टी को हमने नहीं बदले, हमारी गलती है, मैं तो मानता हूँ, मैं कभी उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जो जरूर है कि नैब के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन मेरी नहीं है, मेरी तहफुजात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, और ये जो है ये बिल्कुल ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि कौम इसको अहमियत ना दे। कौम तो खुद इसकी विटनेस है, कौम इसकी शाहिद है, कौम इसकी गवाह है कि जिस तरह इंसाफ के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और नैब का और पीटीआई गवर्नमेंट का अनहोली अलायंस है, उसकी जात पे सिर्फ अपोजिशन की आदत आ रही है। ये क्या कोई ये इसमें कोई उबाल गए? बिल्कुल हकीकत है, पोलिटिकली मोटिवेटेड है, सारा पोलिटिकली टारगेटेड है, वन साइडेड है, कोई कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक, क्रॉस दी बोर्ड है। अच्छा चलें, अब आपने बात कर ली ना, मेरा जो सवाल था वो वहीं रह गया। मेरा सवाल ये था कि ये जो इस वक्त बड़ा खतरनाक या संगीन केस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ बेनामी अकाउंट्स का, ये आपके दौरे हुकूमत में आपके वजीर दाखिला ने ये मामला सबसे पहले उठाया, उन्होंने कहा ये केसेस हैं, पहले FIA के पास थे, उसके बाद ये आगे चले गए। तो आया आप लोग शायद गलत थे जो ये केसेस बनाए गए, या नैब सही है कि जिनको आपने केसेस दिए नैब तो परसू कर रहा है, नैब ने या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, चौधरी निसार ने इंतकामी कार्रवाई की थी? ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि क्या इंतकामी कार्रवाई की थी उन्होंने? मैं सिर्फ ये सवाल मेरा ये है, देखें फिर मैं कहूँगा हल क्या है कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ केसेस हों, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस हों, मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस हों, या PTI की लीडरशिप के खिलाफ जो है वो केसेस हों। होना ये चाहिए कि कोई ऐसा इदारा मार्ज वजूद में है जिसके ऊपर कौम को एतमाद हो। मौजूदा नैब के ऊपर कौम को कोई एतमाद नहीं है। सर सवाल वहीं रह गया, होना तो चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए इस मुल्क में, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो जो केसेस बनाए थे वो केस ठीक था या गलत था, मुझे बता दें बस। एतमाद हो वो ये है कि वो चलें चीमा साहब, आपने शायद जवाब नहीं देना, किसी वक्त चौधरी निसार साहब से कोई मुलाकात हो इस सवाल हम कर सकते हैं। याकूब शेख साहब, आपसे सवाल है यही वाला कि केसेस तो उन्होंने बनाए और आपने भी ये बात की थी, लेकिन अब एहतसाबी अमल को शफाफ बनाना और उसका इंप्रेशन भी ठीक करना, यानी कि लोगों को नजर भी आए कि ये वाकई इसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी सेटिस्फाइड हों कि काम ठीक चल रहा है, ये जिम्मेदारी तो यकीनन इदारे पर और हुकूमत पर भी आती है। उसके लिए आपके जहन में क्या लाए अमल है? यही तो बड़ा चैलेंज है शहजाद। इन्होंने आज तक मुख मका की ये एहतसाब किया, चलो अभी मुठ रखो मिट्टी पाओ, ये वाला हिसाब चल रहा था।
अब वही केसेस हैं, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी चीज नहीं है। चलें, वो हो गई ना बात, वो हो गई, वो बात हो गई। अब आगे इस इंप्रेशन को ठीक करना, ऑपोजिशन की जबान बंद करना, लोगों को बावर कराना कि वाकई शफाफियत के साथ एहतसाब का अमल बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि देखें, एहतसाब का जो कानून है या इदारा है, वो भी इंसानों का बनाया हुआ है, वो उसमें परफेक्शन नहीं है, उसमें जो गुंजाइश है, जो कमी है, उसको पूरा होना चाहिए, उसमें भी जो गुंजाइश है उसको ठीक करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये परफेक्ट है, हाँ इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और उसके लिए अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार को दोनों को बैठना चाहिए और एक ऐसा जामे एहतसाब का एक निज़ाम बनाना चाहिए कि जिसमें कल को ये ना हो जी कि ये मेरे खिलाफ तो ये ज्यादती हो गई और ये जो कानून है ये मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है और दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये चीज ना हो। और इसका ये एतमाद, इसका फुकदान है, वो हमें ठीक करना चाहिए। लेकिन ये फुकदान मैं आपको बताऊं हमारी तरफ से नहीं है, इनकी अपनी तरफ से है। ये जो कुछ जो इन्होंने बनाया था और फिर उसको पूरा नहीं किया, वो हमें आज करना पड़ रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि 100% परफेक्ट है। नैब में भी कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको दूर करना चाहिए। और जो कंट्री के लिए, जो स्टेट के लिए, जो हमारी लोगों के लिए जो बेहतर है, वो हमें करनी चाहिए। ठीक, फाइनल कमेंट जी। बिल्कुल, इसमें कवानीन चेंज होने चाहिए असेंबली के अंदर कॉन्सेंसस के साथ। ये कौन करेगा जी चेंज? ये इन्होंने मिलके करना चाहिए। ये जो सब शोर मचाते हैं, इन पार्लियामेंटेरियंस नहीं करना है ना। ये आपस में अगर कोई कानून लेके आते हैं, पीटीआई मिलके बैठे, क्योंकि कल को जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म होगी तो फिर उनके भी ग्रीवेंसेस होंगे। तो अभी मौजूदा जिस तरह के ये लोग अपना इस वक्त अफसोस कर रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट थी और ये लॉज नहीं चेंज कर सके, तो ये मौका है कि इस वक्त पीटीआई, नून लीग और बाकी जमातें पीपीपी मिल के बैठें और ऐसे कवानीन लेके आए जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो। और मैं बिल्कुल अपोजिशन के साथ, चीमा साहब के साथ, याकूब साहब के साथ बिल्कुल मैं जो है वो इस बात पे सहमत हूँ कि ऐसा कानून होना चाहिए जिसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो और सबको एतबार हो। और जो ये आपका जो ओवर ऑप्टिमिज्म है, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ जो सियासतदान या सियासी जमातें FATF के मामले पे, जो कि रियासत पाकिस्तान का मसला है कि जिसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, उस पर अगर आप मुत्तफिक नहीं हो सकते तो एहतसाब जैसे कानून पे जो हैविली पॉलिटिकल एक एजेंडा है, आपके ख्याल में मुत्तफिक हो पाएंगे? देखिए, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और वो कोई इस तरह की कानून लाए या वो इसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करें ताकि किसी की इन कानूनों के ऊपर उंगली ना उठ सके। अब नैब ने जो अपने रूल्स बनाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कहने ही पे तो रूल्स बने अभी। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ये काम करे? जो काम पार्लियामान का है, काम तो नहीं कर सकती, काम तो पार्लियामेंट का है, सेनेट का काम है। ये काम तो इन्हीं लोगों को करना चाहिए, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी वक्त अपने इन्हीं पॉलिटिशियन से मैं फिर भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये पार्लियामेंटेरियंस किसी दिन जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें और ऐसे रूल्स लेके आए जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। अच्छा, वो किसी दिन आपने सही कहा कि किसी दिन उनके ज़हन में ख्याल है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका नसीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद याकूब शेख साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, पहला सेगमेंट हमारा इख्तिताम को पहुंचा। वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो एहतसाब के अमल और इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है उसके हवाले से मजीद आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ये है राइजिंग पाकिस्तान, जो देखा जाता है खैबर, कराची था इंग्लिस्तान। इसमें होती है सेहत की बात डॉक्टर नौशीन और ट्रेनर्स काशिफ और तहमीना के साथ। यहाँ होती है सैर कहकशाओं, समंदरों से लेकर साइंस, फिजिक्स और शहजादों और परियों के देश की। गुड न्यूज सेगमेंट में सबीन, रेबेका और फातिमा से होती है फील गुड मुलाकात। म्यूजिक, फिल्म, कोर्ट कचहरी और इंटीरियर्स के माहिरीन होते हैं आपके साथ। इसके अलावा रोजाना आपकी मुलाकात होती है एक सरप्राइज गेस्ट से। सो ये है राइजिंग पाकिस्तान के लिए राइजिंग पाकिस्तान।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे तोशा खाना रेफरेंस, साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ। अब कुछ बात करेंगे कि ये सारे का सारा मामला जो है, या जो हम बड़ी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पोलिटिकल कंसेंसस और मुख्तलिफ इशूज़ पे, ये क्या मुमकिन भी है पाकिस्तान में कि जब आपकी इतनी पोलराइजेशन हो, एक दूसरे पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों, अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है, विक्टिमाइजेशन है, अपोजिशन जो है वो कहती है कि इदारे अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत ये बात करती है। इस पर खैर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन करने का। सवाल ये है कि अब बात ये हो रही थी कि पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए, ख़ास तौर पे ये एहतसाब के मामले पे। तो अगर आप कराची के मामले पर कंसेंसस पैदा नहीं कर सके, उस पर भी पॉलिटिसाइजेशन हो गई है, उसके अलावा FATF के मामले पर आप नहीं कर सके, तो ये क्यों कर मुमकिन है? हम ऐसी बहस में क्यों लचते हैं कि एहतसाब के मामले पर सियासी जमातों में इतफाक हो जाएगा? आपके ख्याल में लासिल बहस है? साहब, मेरा ख्याल ये कि टू बी वेरी ऑन अ पॉजिटिव साइड, मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदान अगर खुलूस से चाहें तो इत्तफाक राय पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इत्तफाक राय अगर नहीं भी है तब भी कोई हर्ज नहीं है, तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन इत्तफाक राय की हमारे यहाँ बाज़ रोशन मिसालें मौजूद हैं। शिमला मुआहदा, कादियानियों का मसला, आइन की मंजूरी। अच्छा, ये वो दौर था कि जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी, अभी तो कुछ भी नहीं है, दुरुस्त, बहुत ताकतवर अपोजिशन थी। आप नाम गिनते चले जाएं, वली खान से लेकर बुकटी से मौलाना नूरानी, मुफ्ती महमूद, क्या अपोजिशन थी। और लेकिन इत्तफाक राय हुआ, बहुत चीज़ों पर इत्तफाक राय हुआ, आइन पर इत्तफाक राय हुआ, जिसके तहत हम गवर्न होते हैं, हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस पर इतराज़ हो सकता है, लेकिन जब तक उस पर तरमीम नहीं होती, आप तरमीम नहीं करते, तो वो इतराज़ भेजा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इत्तेसाबी अमल पर को छोड़कर हर चीज़ पर इत्तफाक राय हो सकता है। मैं आपको कराची की मिसाल देता हूँ। कराची के बारे में जो भी पैकेज आया, जो भी 1100 का 1200 का आया, उस पर कुछ झगड़ा हो गया, उस पर झगड़ा हो गया, तुम कितने दोगे, तुम कितने दोगे, कुछ हिसाब किताब का मसला था, कुछ शायद ऊपर नीचे हो गया था, कुछ जो गैर मुल्की इमदाद लेनी थी उसके मसाइल थे। तो उसके बाद फिर आज एक ख़त लिखा है असद उमर साहब ने चीफ मिनिस्टर को, और बहुत शानदार ख़त है वो। उन्होंने कहा इन झगड़ों को छोड़ें, इन झगड़ों को लेकर ना आए बाहर। और बिल्कुल सही बात है कि झगड़ों को बाहर कोई लेकर ना आए, ना PTI लेकर आए, ना पीपल्स पार्टी लेकर आए। जो तय हो गया है, जिसने जितना हिस्सा डालना है वो डाले, अपना काम शुरू कर दे। और अगर K4 का PC1 रिव्यू करना है सिंध गवर्नमेंट को, तो रिव्यू करके वापस कर दे फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि काम शुरू हो जाए। जितनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन होगी, टेंडर होगा, ठेके होंगे, उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और असद उमर के ख़त का मेरा मतलब भी यही है। तो लेकिन कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, कुछ को पता नहीं होता, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो उनको पता नहीं होता कि केस क्या है, वो फेस दे के अटैक कर देते हैं कि जी ये तो ख़ानदानी ख़राब है, ये तो पार्टी ख़राब है, यूँ नहीं। हालांकि यूँ नहीं, यूँ होता है। उनको पता ही नहीं है कि वो मुआहदा क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक, वो कहाँ से कितना फंड आना है। तो मेरा ख्याल ये है कि इत्तफाक राय हो सकता है, बहुत अच्छी तरह हो सकता है, लेकिन इस निज़ाम में रहते हुए इख्तलाफ भी बाकी रहेगा। अच्छा चुगताई साहब, एक सवाल ये है कि जब से मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया, तकरीबन 20 साल हो गए, तब से हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान की करप्शन और मुख्तलिफ केसेस, पहले बेनज़ीर भुट्टो पर केसेस, जरदारी साहब पेशियाँ भुगत रहे हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब, फिर आगे की मामला चलता रहा, जनरल मुशर्रफ पे आपने मुख्तलिफ किस्म की इल्ज़ामात आयद किए, ये चलता रहा मामला। ये आखिर ये निकलना इससे कब तक है? कम से कम कोई एंड तो होना चाहिए ना कि केसेस कोई बंदा गलत काम करता है, लेकिन पूरी सियासत का महवर ही ये सारा का सारा एहतसाब का निज़ाम, करप्शन, ये क्यों है? असल इशूज़ के ऊपर बात जो है क्यों नहीं होती? हुकूमत की बासपुरस अपोजिशन करे या जवाब हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दे, अवाम के जो नुमाइंदे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे पर काउंटर अटैक है, तो अवाम की जो आवाज़ है या उनके जो सवालात हैं वो तो कहीं बीच में ही दब जाते हैं। शिजाज भाई, बात क्या है? बात ये है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे आज, जब मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है और दुश्मन क्या हरकतें कर रहा है हमारे साथ, दुश्मन क्या क्या तरीक़े इख्तियार कर रहा है। फिर मैंने इंडियन TV देखा, हमारा TV पर इस खबर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई अपोजिशन की और हुकूमत की और वज़रा की,
और मावन ने खुसूसी की, मुख्तलिफ बयानात आने लगे और सब बयानात सियासी थे, पोजीशन के हों या इनके हों, और एक दूसरे के खिलाफ वो किचड़ उछाल रहे थे कि अल्लाह की पनाह। फिर मैंने इंडियन टीवी मॉनिटर किया, वहाँ पर हमारे खिलाफ बात हो रही थी कि पाकिस्तान को किस तरह गिरना है, चीन को किस तरह मारना है। वो जाली नक्शे, जाली एनिमेशन दिखा रहे थे कि चीन को इस तरह हम तबाह करेंगे ये, लेकिन वो जाहिर उनके अवाम पे असरअंदाज होती है। आज हमारी फौज ने बहुत ठीक ठाक जवाब दिया इंडिया को, बड़ा ही नुकसान पहुंचाया है। मैं समझता हूँ कि फुटेज भी आनी चाहिए थी, वीडियो भी आनी चाहिए थी, सब कुछ आना चाहिए था। चलें इधर आए थे, फिर आप बात करते हैं आपसे आपके सवाल के बारे में कि हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे। इसलिए हम बाहर नहीं निकल पा रहे कि हम एहतिसाब कर नहीं पा रहे। हमारा एहतिसाब का निज़ाम भी नाकिस है, हमारे प्रोसिक्यूटर नाकिस हैं। वो कहते हैं कि उनका वकील 1 करोड़ का होता है, भैया आप भी 1 करोड़ का वकील कर ले यार, किसने रोका है आपको? जो आप रिकवरी करते हैं उसमें से पेमेंट करें वकील को, उसका बजट बना लें आप। 1 करोड़ वो दे रहा है, 1.5 करोड़ आप दें, अच्छा तगड़ा वकील लेकर आए, फैसला कर दें। 4-4 साल 12-12 साल मुकदमा लटका हुआ है, चल रहा है। बहुत से मुकदमे फारिग हो गए इस वजह से कि उनकी ओरिजिनल कॉपीज बिल्कुल, बहुत से मामला खत्म हो गए इसलिए कि गवाह भाग गए। अब एहतसाब वाले अपने एहतसाब की डोरी लेके बैठे हुए, फैसला कोई नहीं कर पा रहे। अब ये देखें जितने मुकदमे जरदारी पर हैं, नवाज शरीफ पर हैं, उनका फैसला कोई तो करें आप, वरना आपको बताओ मैं अल्टीमेटली क्या होगा। अच्छा बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की चुगताई साहब, लेकिन इसमें अगर एक बात है कि इंडियन मीडिया कोई चीज दिखा रहा है तो पाकिस्तानी मीडिया के लिए, और माजरत के साथ, ये तो बड़ा आसान काम है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, उसके जवाब में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, आप सियासी इशूज़ पर गुफ्तगू करें, लोगों को उससे एक हिजान की कैफियत में मुब्तला करें, और शायद आप ये समझें कि इसकी वजह से आपका जो भी पोर्टल है, टीवी चैनल है या प्लेटफॉर्म जो भी है आपका, वो ज़्यादा देखा जाएगा। आपके ख्याल में कि ये रवैया क्या मुनासिब है? अगर सियासतदान इस चीज़ से कोई सबक हासिल नहीं कर रहे तो क्या मीडिया इस चीज़ से हट सकता है, या मीडिया की मजबूरी है कि उसने ये चीज़ दिखानी है? ऐसा मैं एक स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म का, मुझे 40 साल हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे सहाफ़त के अंदर। मैंने प्रिंट बहुत बड़ा किया है, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार का एडिटर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट न्यूज़ चैनल का हेड रहा हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत अच्छे हालात देखे हैं मैंने। हमारे यहाँ एक बुनियादी खराबी क्या है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को खबर समझते हैं। मैं बहुत सोच समझ के जी बिल्कुल, मैंने CNN देखा, मैं BBC देखता हूँ, मैंने स्काई को स्टडी किया, उनके SOPs। आपको पता है CNN के SOPs कितने सफ़े के हैं? 4500 पेज का SOP है CNN का। मुझसे उठता नहीं है वो जब मैं उसको पढ़ा, और मुझे खुलता नहीं है। मैं कोशिश हूँ पढ़ने की, मेरी हिम्मत नहीं होती पढ़ने की, इतना मैं कैसे पढ़ लूँगा, किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है, कौन क्या करेगा, किस तरह करेगा। हमारे पास वो भी नहीं है। कुछ तरीके हमने बनाए थे, अब उन पर अमल नहीं होता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके लाइव 2-2 घंटे लाइव चल रहा है। मैं समझता हूँ, मैं आज़ादी इज़हार के खिलाफ नहीं हूँ, लड़ा हूँ उसके लिए। ज़िया-उल-हक के ज़माने में मैं बच्चा था जब जेल गया हूँ आज़ादी इज़हार के लिए। तो लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म टू इन्फॉर्म पब्लिक, टू एट्रीब्यूट समथिंग फ्रॉम समवन। बट ये नहीं है कि आप 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा दें। आप इंडिया के चैनल्स देख लें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं होती है। इवन इनकी जो मन की बात होती है ना मोदी साहब की, देखें बात थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन सवाल मैं जरूर ये करना चाहूंगा। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास कंटेंट की कमी है, या हम क्वालिटी कंटेंट जनरेट ही नहीं करना चाहते क्योंकि उस पर कॉस्ट ज्यादा आती है? देखिए मेरे ख्याल कंटेंट भी हो सकता है, मैंने किया है, और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती है। एक ख्वाहिश का मसला है कि पहला पत्थर कौन मारेगा इस बुरे निज़ाम को। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ आपसे कि कोई एक शुरू करे कि बाकायदा बुलेटिन, शायद आप देखें जो बुलेटिन हमने बनाए थे वो ख़त्म हो गए, बाकायदा बुलेटिन ख़त्म हो गए। अब आप 30 हेडलाइंस दे रहे हो। बिल्कुल, अब आप 30 हेडलाइंस दे रहे हो और वहाँ से निकल रहे हो आप उसके बाद, और आप जो खबरें वो 2-2 मिनट की दे रहे हो। तो यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग पब्लिक, यू आर मिसलीडिंग देम। तो अब जब आप मिसलीड कर रहे हो तो आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हो। तो मेरी अपनी राय ये, गो बैक टू ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ड्रॉ योर ऑप्शंस
टुगेदर। एंड जर्नलिज्म वाली बात जो हमने सीखी थी, गौरव से सीखी थी हमने, कि जर्नलिज्म ये है कि लेटेस्ट द ग्रेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो पहले आप वो दिखा दें। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका बहुत टाइम खा रही है। वेरी राइट, बिल्कुल। 5 घंटों का आती है, खबरों के लिए टाइम बचता नहीं है, फिर प्रोग्रामिंग शुरू आती है। प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है, प्रोग्रामिंग, लेकिन प्रोग्रामिंग भी मेरा ख्याल है 90% सियासी होती है, उन्हीं खबरों पर होती है जो चल रही होती है, आप आगे नहीं बढ़ रहे होते। ठीक। तो मैं तो उन लोगों में से हूँ, शहजाद जो श्रीनगर से होकर आए थे, वहां से हम प्रोग्राम करके लाए थे, लाल चौक से, श्रीनगर यूनिवर्सिटी से। तो इतना ये काम करें यार, निकले अपने खोल से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक। और ये एक आखिरी सवाल चुगताई साहब आपसे, वो ये कि मीडिया का काम है कि वो यकीनन एक वॉच डॉग की हैसियत से काम करे और हुकूमत की जो भी इकदाम हैं उन पर चेक भी रखे, ऑब्वियसली बात करे। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ट्रेंड है कि मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत की गोशमाली मीडिया करता है तो उस पर एक और तरह का इल्ज़ाम लगता है। अगर हुकूमत की तारीफ तो नहीं, लेकिन यह कि अपोजिशन से सवाल किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जी आप अपोजिशन के आप बन के बात कर रहे हैं। तो ये जो छाप लग जाती है मीडिया पे, तो इसकी क्या वजह, वेरी क्विकली बताइएगा। जबकि बाहर ऐसा नहीं होता, आप इंडोर्स तक करते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन छाप नहीं लगती। हमारे यहाँ फौरन छाप लगाने को लोग तैयार होते हैं। छाप तो फिर बाहर भी है, CNN पे खास छाप है, फॉक्स पे खास छाप है, इंडिया TV पे खास छाप है, NDTV गद्दार है वहाँ पर इंडिया में, उसके मुकदमे हैं। लेकिन हमारे यहाँ छाप कुछ ज़्यादा है। इंतखाबात में ख़ास तौर से ये छाप, ये डिवाइड बहुत बढ़ गई। और ये हुआ कि अगर इमरान खान की खबर देखनी है तो फला चैनल करो, अगर नून की खबर देखनी है तो फला चैनल वो ऑन कर लो। तो ये छाप बड़ी ख़तरनाक है। इसको ख़त्म प्रोफेशनल कर सकते हैं, मालकान नहीं कर सकते। इसको ख़त्म वो प्रोफेशनल करेंगे जिन्हें जर्नलिज्म आता है, जो जर्नलिज्म में पले बड़े हैं। इनको ख़त्म वो लोग करेंगे जिनको पता है खबर क्या होती है। यानी आप जैसे लोग हैं, यानी आप जैसे लोग करेंगे ख़त्म। नहीं, मैं अपने आप को काउंट नहीं कर रहा, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, बता रहा हूँ आपको कि वो लोग जो जानते हैं खबर क्या है, खबर के बीच में आप क्या कहना चाह रहे हैं। खबर को स्पिन देना भी एक आर्ट है। स्पिन आप दें यार, मैं मना नहीं करता, वो भी एक आर्ट है। भौंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भौंडा नहीं होना चाहिए। और अगर इंडिया के बारे में खबर है तो दे स्पिन, तब आगे जितना स्पिन कर सकते हैं आप करें, कोई मसला नहीं है। मैं बताऊँ एक बात जो मैं आपको पहुँचाऊँ, इंडियन चैनल, इंडियन मीडिया नेशनलिस्ट है, हमारा मीडिया अभी नेशनलिस्ट नहीं हुआ है। इंडियन मीडिया स्टेट की हिमायत करता है, हमारा मीडिया स्टेट को भी चपत मारता है कभी कभी, ये फर्क है। लेकिन एक अगर इस तरह की बात मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया करे तो एक और तबका एक और तरह का इल्जाम लगाता है। वो खैर काफ़ी खतरनाक बहस है, वो किसी और वक्त के लिए रखते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रोग्राम सच के साथ शहजाद रजा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।